हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार चलो यार, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मतलब आसानी से, बहुत आसानी से कर दोगे, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर देना है। भाई जब अगर नहीं करना चाहते तो वीडियो देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है यार? ये वो होता है ग्लोबलाइजेशन जब हम अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ अपना सामान हमारी कंट्री में भेजते हैं ना, तो उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमने मैगी बनाई है, ठीक है। मतलब हम हमारी इंडिया में क्या बना है, यूपी मैगी बनी है। मतलब यीपी है उसका नाम, मैगी बोलते हैं, सारी उसमें मैगी है। यीपी बनी, हमने यीपी को बाहर भेजा है यूएस में, और यूएस की वो आएगी, क्या बताइए, जो मैगी है वो यूएस की कंपनी है, तो मैगी ने अपना प्रोडक्ट हमें भेजा, मतलब यूएस ने अपना प्रोडक्ट हमें भेजा। तो यानी कि जो सामान हम भेज रहे हैं बाहर, और बाहर से सामान हमारे कंट्री में आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये मतलब ये होता कैसे ग्लोबलाइजेशन, इतना बड़ा प्रोसेस। देखो जब बाहर की एक कंपनियाँ आके इन्वेस्ट करती है ना हमारे यहाँ पे, देखो बाहर की कंपनियाँ आएंगी, हमारे यहाँ पे पैसा लगाएंगी कंट्री में, हमारी कंट्री में है, बिल्डिंग वगैरह खड़े करेंगी, तब बनता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे होता है, देखो अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी में, तब ये होता था फॉरेन ट्रेड नहीं था, मतलब फॉरेन ट्रेड था ही नहीं उस टाइम। फॉरेन ट्रेड वही होता है कि जो बाहर जाके ट्रेड करते हैं, है ना, बाहर कहीं जाके अपना बिजनेस वगैरह खोलते हैं, तब फॉरेन ट्रेड नहीं था 19वीं सेंचुरी में। तो इंडिया में हम थोड़ी मोटी चीज़ें मतलब भेज दिया करते थे अदर कंट्रीज़ को, कि मतलब ये लो प्रोडक्ट हम भेज, जैसे हमें रॉ मटेरियल उन्होंने भेज दिया, हमने कॉटन भेजा उन्होंने उससे हमें कपड़ा बना के हमें वापस भेज दिया, फिर हम ऐसे बेच लिया करते। थोड़ा मोड़ा होता था, ज़्यादा उस टाइम होता नहीं था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। तो फिर अब बात कर लेते हैं एमएनसी की। अब जो मैंने बताया वो तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था, असली टॉपिक यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है। एमएनसी को क्या होती है? एमएनसी की फुल फॉर्म होती है यार, कभी कभार पूछ देते हैं एमसीक्यू में, मुझसे इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। एमएनसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये एमएनसीज वो कंपनी होती है, इनमें वो कंपनी आती है जिनका जो वो आएगा ना, क्या बोलता है, कंट्रोल, जो अपना सामान है ना वो किसी एक देश में नहीं भेज रही हैं, बेच रही हैं, वो कम से कम 2-3 देश में अपना सामान बेच रही है, 2-3 देश से ज़्यादा देश में, या 2-3 देश में बेच रही हो अपने सामान। जैसे कि एयरटेल आपने देखा है, हर एक देश में एयरटेल फैला हुआ है, ठीक है, तो वो एमएनसी कहलाएगा एक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्क ऑफ एमएनसी। ये क्या करती है, देखो ये अपने ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज खोलती हैं, सेटअप करती हैं जहाँ इन्हें सस्ते लेबर मिले। ये वहाँ पे ही खोलेंगे अपनी फैक्ट्री वगैरह जहाँ इन्हें सस्ते लेबर मिल जाए, हैं, और रिसोर्सेज, यानी कि जो भी इन्हें ज़रूरत पड़े काम सामान की, है, वो सामान भी उन्हें सस्ते मिल जाए, तो वहाँ ये लगाएंगे, ठीक है। इससे इनका प्रोडक्शन भी कम, इससे जो इन्हें बनाएंगे ना, ये पैसा, जो भी प्रोडक्शन करके जो भी चीज़ बनानी होगी, उससे इन्हें कम पैसा लगेगा उसमें, और इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, अगर कम पैसों में कोई चीज़ जरूरत है तो प्रॉफिट होगा बंदे को, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे तो आप इन्वेस्ट तो करोगे ही ना उसमें, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो वही इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मैंने बताया था फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही होता है, घबराना पेपर में आया था। अब जैसे कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वही फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे करके स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस, ठीक है। जब एमएनसी दूसरी कंट्री में जाती है तो वो स्टार्ट कैसे करती है अपना बिजनेस? अब ऐसे थोड़ी जाएंगी सीधा एमएनसी जाएंगी, कहेंगी चलो हमारे बिल्डिंग को ले गया, ऐसे थोड़ी करती हैं, उन्हें जगह वगैरह ढूंढनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली, वो क्या करते हैं, देखो वो वहाँ की लोकल कंपनीज़ को खरीद लेती है। जैसे वो एमएनसी इंडिया की कंपनी है, एयरटेल कंपनी यूएस में गई, वहाँ की छोटी छोटी कंपनियों को खरीदेगी, मतलब खरीदेगी नहीं, उनके साथ हाथ मिलाएगी कि हाँ, जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज हैं उनके साथ हाथ मिलाएगी कि हाँ हम तुम्हारे साथ है ये वो है, फिर दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करेंगी। अब उनसे ना लोकल कंपनी होती है ना, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाया है, लोकल कंपनीज को फ़ायदा होता है, उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, एमएनसी उन्हें बहुत सारा पैसा देती हैं, और उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती है जो एमएनसीज उन्हें देती है, ठीक है। जो एमएनसीज आएंगी तो अपनी नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगी, ट्रैक्टर वगैरह मान लो, है, कुछ भी लाएंगे तो उनको भी ऑटोमेटिक वो मिलेगा, है। तो कुछ और ये क्या करती है एमएनसी, कुछ टाइम बाद ना इन लोकल कंपनी को ही खरीद लेती हैं,
ठीक है, इनको खरीद लेती हैं और इनकी जगह पे खुद अपना पूरा व्यापार, जो इनकी जगह होती है, अपना पूरा व्यापार वहाँ पे बढ़ाते हैं। इनको हटा के इनको खरीद ले, उनकी जगह पे सारा तोड़वा के इनका सारा सामान, खुद का सामान बेचेंगे वहाँ पे। हाँ, अब इनका सामान तो हो गया, इनका प्रॉफिट तो हो गया, उनको खरीद के कर दिया। अब ये क्या करती हैं, स्मॉल सेलर होते हैं ना, छोटे वगैरह लेबर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ती हैं और ऑर्डर देती है। जैसे मान लो एक दर्जी है, छोटा मोटा दर्जी है घर का, तो उसको जाके अपने कपड़े दे देंगे, कहेंगे ये लो सिलो, हैं। फिर बाद में जब वो सिल देगा कम पैसों में, वो इस पर अपनी कंपनी का थप्पा मारेंगे, हैं, स्टैम्प, और वही हमें मान लो उसने 500 में उसने 200 में सिला, तो हमें 2000 में पकड़ा देंगे। ऐसे करते हैं ये लोग, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट है। फॉरेन ट्रेड यानी ग्लोबलाइजेशन, वही बात है, फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीनों एक ही बात है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं फॉरेन ट्रेड वगैरह के, ठीक है। फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदे क्या है। अब देखो यार, आप मैगी लेने जाते हो बाज़ार में, ठीक है, हैं, तब आपको इतनी सारी चॉइस मिलती है, मैगी, यूपी, 3-4 तरह के मैगी वगैरह मिल जाती है तुम्हें, ठीक है, कोई सी भी लो। अब देखो, इसमें ये एक फ़ायदा हो गया। इसमें देखो, प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, और बायर को भी। बायर को इसलिए होता है जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चॉइस मिलती है। मैंने आपको बता दी बहुत सारी चॉइस। आप बिस्कुट भी लेने जाओगे ना, 100 तरह के बिस्कुट दिखा देगा, आपको चॉइस मिली, कोई सी भी ले लो, हैं। और इससे ना सेलर को ये फ़ायदा होता है कि मतलब उसका कंपटीशन बढ़ता है कि अच्छा हाँ, ये बाहर की कंपनियाँ आके हमसे सस्ता बेच रही, फिर सस्ता बेचेंगे वो भी, हैं। तो मतलब इस तरह के सेलर और बायर दोनों को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन किन चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन निखरा, मतलब क्या हुआ जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा खिला खुला है, मतलब है बहुत ज़्यादा निखरा वगैरह। देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये गाड़ियाँ वगैरह, ट्रेन वगैरह चल रही है, तो क्या हो रहा है, इसी से तो सामान आ रहा है। प्लेन वगैरह चल रहे हैं, एयर हेलीकॉप्टर वगैरह, तो उसी से तो सामान आ रहा है, इधर उधर आ रहा है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही निखरा है, और एक टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आप कोई भी सामान लेते हो, पेमेंट वगैरह करते हो, तो पेटीएम से कर दोगे, गूगल पे से कर दोगे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे पे हो गए, ठीक है, तो इससे भी निखरा है। और लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। पहली आप देख लो ये क्या है, पहले अगर किसी कंट्री को अपना सामान पूरी तरह, देखो इसकी वजह से भी निखरा, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही है। पहले किसी भी कंट्री को अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजना होता था ना, हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाई थी। जैसे अब इंडिया का सामान चाइना में आना है, चाइना वाले इंडिया में सामान बेचना चाहते हैं, तो अगर हमें नहीं उनका सामान अपने इंडिया में लेना है, तो हम टैक्स लगा देंगे पूरा भर के, जिससे कि उनका सामान महंगा होगा, यहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं। तो पहले यही करते थे, ठीक है, कि मतलब दूसरी कंट्री टैक्स लगा देती थी ताकि ये हमारी कंट्री में कोई सामान बेच ही ना पाए, हैं। लेकिन अब WHO ने क्या कर दिया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने अब ऐसा नहीं हो सकता, अब इसने बहुत सारे स्कीमें लॉन्च कर दी WTO ने। ये कहता है कि अगर किसी कंट्री को अगर ट्रेड करना है ना दूसरी कंट्री में, तो ये सारे बैरियर्स को तोड़ देता है कि बैरियर वगैरह नहीं लगेंगे, सारे बैरियर्स को तोड़ देगा। तुम जितना मर्जी टैक्स बढ़ा लो, सारे टैक्स को हटा देगा, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन, WTO ने, भाई मैंने बता दिया, WTO ने अब रूल बना दिया कि अगर अब किसी कंट्री को ट्रेड करना है तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन कहते हैं उसे ही, WTO को भी लिबरलाइजेशन ही बोलते हैं। अब थोड़े से काम देख लेते हैं WTO के। एक तो वही बैरियर्स हटाना, फिर भी सारा सुन लो दोबारा से। इसका काम है कि यार इंटरनेशनल ट्रेड को ना आसान करना, कि मतलब जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना चाहे ना, ये सोचता है कि ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये आज की डेट में ना 164 कंट्रीज़ ने ना WTO की मेंबर्स हैं, मतलब इसके रूल वगैरह फॉलो करती हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया ना इन लोगों ने, WTO ने, हैं, कि जो कंट्रीज़ विकसित है, इनका ऐसा सिस्टम, ये बेकार सिस्टम है। देखो, जो कंपनी तो डेवलप हो रखी है पहले, हैं, जो मतलब जैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो अमेरिका हमारे इंडिया में आके मतलब सामान बेच सकते हैं, लेकिन हम अभी डेवलप हो रहे हैं थोड़ा, तो हम उनकी कंट्री में जाके नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो डेवलप हो चुके हैं, तो ऐसा करके नहीं बेच सकते। WTO की ये आएगी, तभी मेरे को ये बेकार लगता है यार। इसका तीसरा पॉइंट हैगा ये, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार लगा WTO का सिस्टम, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, तो ज़्यादा MNCs हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते, ज़्यादा MNC आती है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सामान बिकेगा, तो ये सोचती है वो, ठीक है। इंडिया का कंपटीशन बाहर की कंपनी से होने लगा, ठीक है। इंडिया जो कंपटीशन है ना, वो बाहर की कंपनी से इंडिया का कंपटीशन होने लगा,
और अब इंडिया ना गुड़ का प्रोडक्शन करने लगा। पहले मतलब ज़्यादा अच्छा सामान नहीं बनाता था इंडिया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि बाहर की कंपनी तो ज़्यादा अच्छा सामान बना रही है, तो वो भी अच्छा सामान बना रहा है, तो एक ये भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, हमारे यहाँ की कंपनी ये भी एमएनसी बन गई, हमारे यहाँ की कंपनी बहुत सारी एमएनसी बन गई। उनको भी आइडिया आया कि ये लोग एमएनसी है तो हम भी तो बन सकते हैं एमएनसी, तो वो भी बाहर जाके वो करने लगे। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है, एशियन पेंट्स, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे। ठीक है, एंड हमें बहुत सारी चॉइस मिली, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी जो बायर होते हैं उससे बहुत सारी चॉइस मिलती है। ठीक है, अब इसके बुरे काम क्या है, ये तो मैंने आपको वो बता दिए, वो क्या बोलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो इसके। ठीक है, स्मॉल यानी जो छोटे बिजनेसमैन है ना, अब देखो जो बेचारे यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोली उन्होंने अपनी, हैं, अब बाहर से एमएनसी आ रही हैं, तो उनका कंपटीशन झेल नहीं पाता और बेबस होकर अपनी दुकानें बंद कर देता है, क्योंकि उन्हें फ़ायदा ही नहीं होगा, कोई उनका सामान ही नहीं खरीदेगा। ठीक है, जब एमएनसी इतना कम रेट में अपना सामान बेचेंगे, उनका सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट ग्रो नहीं होते, अब हमारे इंडिया के प्रोडक्ट ग्रो ही नहीं होते, क्योंकि हमारे महंगे होते हैं, वो बाहर से चाइनीज़ माल आता है, वो सस्ता होता है, तो लोग उसे ही खरीदते जाते हैं। ठीक है, स्ट्रैप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सरकार ने बहुत सारे मतलब स्टेप्स उठाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे देख लो। ठीक है, अगर एमएनसीज हमारे यहाँ पे आएंगी ना, हाँ, तो उनका तो फ़ायदा हो गई, तो हमारी सरकार ने सोचा कि उनका ही फ़ायदा क्यों, हमारा भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली, उन्होंने निकाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन निकाला, जिसमें उन्होंने कहा अगर कोई इंडस्ट्री मतलब कोई भी कंपनी वगैरह आएगी ना एमएनसी हमारे यहाँ पे आके काम करेगी ना, तो मतलब हमारे इंडिया में आके काम करेगी, तो क्या करते हैं हम उन्हें 5 साल तक ना बिना टैक्स के ना फर्स्ट क्लास मेरे को मतलब मस्त एकदम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देंगे उन्हें फ्री में 5 साल तक, ना ही टैक्स लगेगा उन्हें, कुछ नहीं लगेगा, हम फ्री में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब कुछ देंगे, पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। ठीक है, ताकि वो अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ, जिससे सरकार का भी फायदा हो। सरकार का दिमाग देख रहे हो, हैं। और भारत सरकार ने इन कंपनियों को 5 साल का तक का टैक्स नहीं लगाया, ये तो बता रही मैंने। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, हमारे यहाँ के स्मॉल बिजनेसमैन दुकानदार नहीं बंद होने चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जो दुकानें बंद हो रही हैंगी एमएनसीज के करके, वो नहीं होनी चाहिए, इसके करके क्या कर सकती है सरकार। ठीक है, तो क्या कर सकती है सरकार, काम करने वाले मजदूरों को उनको अधिकार पूरी तरह से दे सकते, जो काम कर रहे हैं मजदूर उनका अच्छे से अधिकार देगी, हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें लोन वगैरह देगी, हैं, लोन जैसे देगी सरकार, तो वो भी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, हैं, फिर वो चुका देंगे लोन, बड़े बड़े चीप लोन देगी उन्हें। ठीक है, तो उनका भी फायदा होगा इससे। और स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर सकती है। हाँ, और WTO को कह के ना, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपना रूल चेंज करवाया कि डेवलपिंग कंट्री में आके ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम करो कि इंडिया भी जाके अमेरिका में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो यही तो चैप्टर है। इससे अगर अच्छे से चैप्टर समझ आया तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाओ जल्दी से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक